हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 हिंदी की अनिवार्य संस्कृत की पुस्तक संस्कृत संबोधिनी से चतुर्थ पाठ उत्तराखंडस्य वन संपदा के बारे में पढ़ेंगे। तो मित्रों, हमारा जो आज का पाठ है वो चतुर्थ पाठ है उत्तराखंडस्य वन संपदा। उत्तराखंड की जो वन संपदा है, वन संपत्ति है, उसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पहले पाठ का परिचय देख लेते हैं। वृक्ष प्रकृति की सर्वोत्तम कृति है। पृथ्वी पर वृक्षों के होने से ही सृष्टि के स्वरूप की सुंदर कामना की जा सकती है। उत्तराखंड में कई प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, जिनमें कुछ वृक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। इन वृक्षों का आध्यात्मिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक महत्व उत्तराखंड के संदर्भ में प्रासंगिक है। उत्तराखंड प्रदेश में वृक्ष संपदा के संदर्भ में प्रस्तुत पाठ में वर्णित वृक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो उत्तराखंड का बच्चा बच्चा जिस वृक्ष के बारे में जानता है वो है बुरांस का वृक्ष। तो बुरांस वृक्ष के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो उत्तराखंड से राज्य वृक्षा, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस इति नामना ज्ञायते। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस नाम से जाना जाता है। विज्ञाने, विज्ञान में पादप जगतः, पादप जगत, पौधों के जगत यानी कि प्लांट किंगडम में श्रेण्याम, श्रेणी में अयम वृक्षः, यह वृक्ष आयाति आता है। पादप जगत मतलब वनस्पति जगत में, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत ये वृक्ष आता है। अयम वृक्षस्य वंशः, इस वृक्ष का जो वंश है, जो वैज्ञानिक वंश है, वैज्ञानिक नाम है आंग्ल भाषायाम रोडोडेंड्रॉन, रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम अस्ति। तो इसका, इस वृक्ष का जो वैज्ञानिक नाम है अंग्रेजी भाषा में रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम है। अयम वृक्षः, यह वृक्ष हिमालय क्षेत्रेषु, हिमालय क्षेत्रों में समुद्र तलात, समुद्र तल से, समुद्र तलात मतलब समुद्र तल से पंचशता अधिक एक सहस्र, पंचशता अधिक एक सहस्र यानी कि 500 अधिक और एक सहस्र, एक सहस्र मतलब 1000, तो ये कितना हो गया 1500। तो इसका मतलब हो गया कि 1500 से मीटर परिमितम, मीटर से इतः चतुर्सहस्र मीटर, चतुर्सहस्र, एक सहस्र होता है 1000, तो चतुर्सहस्र मतलब 4000 मीटर, यानी 1500 से लेकर के 4000 मीटर परिमितम पर्यंतम, परिमितम पर्यंतम मीटर की ऊंचाई तक, 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई तक मध्य हिमालय भवती, मध्य हिमालय में होता है। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि यह वृक्ष समुद्र तल से 1500 मीटर से लेकर के 4000 मीटर की ऊंचाई तक मध्य हिमालय में यह वृक्ष होता है। ऐसा वृक्षा सर्वदा, यह वृक्ष, वृक्ष देख लीजिए, ये वृक्ष यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये वृक्ष इस तरह का होता है, फूल बड़े प्यारे होते हैं इसके, और जब भी ये फूल लगते हैं वृक्ष पर, मुझे बहुत पसंद है ये वृक्ष। तो ये फूल भी यहाँ पर दिखाया गया है, बुरांस का जो फूल है, पुष्प है, उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो यह जो वृक्ष है, यह वृक्ष सर्वदा, सर्वदा मतलब हमेशा, एव ही हरितम भवती, हरित रहता है मतलब हमेशा ये हरा भरा रहता है, सदा बहार वृक्ष है, हमेशा हरा भरा रहता है। मार्च अप्रैल मासयो, मार्च अप्रैल महीनों में वसंत ऋतु, वसंत ऋतु में, मार्च अप्रैल महीने में वसंत ऋतु में
बसंत ऋतु के समय बुरांस पुष्पाणि विकसंती, बुरांस के जो फूल हैं वो खिलते हैं। मार्च अप्रैल महीनों में बसंत ऋतु में बुरांस के फूल खिलते हैं। अस्य पुष्पाणाम प्रयोगः, इसके पुष्पों का प्रयोग, इसके फूलों का उपयोग औषधि निर्माणे अपि भवति, औषधि मतलब दवाइयाँ, औषधि बनाने में भी होता है, दवाइयाँ बनाने में भी इसके फूलों का प्रयोग होता है। केचन चिकित्सकाः कथयन्ति, कुछ चिकित्सक कहते हैं, कुछ डॉक्टर कहते हैं, यत कि अस्य रसः, इसका रस हृदय रोगाय लाभप्रदम भवति, हृदय के रोग में लाभप्रद होता है। मतलब कुछ चिकित्सक ये कहते हैं कि इसका रस हृदय रोग के लिए लाभकारी होता है। पर्वतीय क्षेत्रेषु, पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल स्रोतांसी, पेयजल के स्रोत यथावत भवेयु, यथावत बने रहें, पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल के स्रोत यथावत बने रहें। ये शाम संरक्षण से, इसके संरक्षण से, इसका संरक्षण के लिए, इसके संरक्षण के लिए बुरांस वृक्षा महत्वपूर्ण, बुरांस का वृक्ष महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहति, बुरांस का वृक्ष महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब पर्वतीय क्षेत्रों में जल के स्रोत हमेशा बने रहें, इसके लिए बुरांस का वृक्ष महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बुरांस पुष्पे निर्मितम, बुरांस के फूलों से बना उपसेचन, उपसेचन मतलब रस, मान लीजिए पेय, मान लीजिए शरबत, शरबत या पेय या जूस, तो सो स्वादिष्टम भवति, बहुत स्वादिष्ट होता है। बुरांस के फूलों से जो बना हुआ जूस है, जो शरबत है, वो बहुत स्वादिष्ट होता है। बुरांस वृक्षा हरिद्वार उधम सिंह नगरे च विहाय, तो बुरांस का जो वृक्ष है वो हरिद्वार और उधम सिंह नगर को विहाय मतलब छोड़कर, तो हरिद्वार और उधम सिंह नगरों को छोड़कर, उत्तराखंड के 2 जनपद छोड़ दें, हरिद्वार और उधम सिंह नगरों को छोड़कर प्राय सर्वेषु जनपदेषु प्राप्यते, प्राय सभी जनपदों में प्राप्त होता है। बुरांस का वृक्ष पाया जाता है सभी जनपदों में, हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़ करके सभी जिलों में, ये उत्तराखंड के सभी जिलों में वृक्ष पाया जाता है। अस्य रसस्य, इसके रस से, इसके रस के विक्रयणेन, विक्रयणेन मतलब विक्रय करके, मतलब बेचकर, इसके रस की बिक्री करके उत्तराखंड से जना, उत्तराखंड के लोग उद्योगमपि प्राप्नुवन्ति, रोजगार भी प्राप्त करते हैं। उद्योग होता है रोजगार, रोजगार भी प्राप्त करते हैं। अब हम दूसरे वृक्ष के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा वृक्ष है देवदारू, देवदार का वृक्ष। तो देवदारू उत्तराखंड से अति महत्वपूर्ण वृक्ष अस्ति, देवदार उत्तराखंड का अत्यंत महत्वपूर्ण वृक्ष है। अयम वृक्ष, यह वृक्ष अतीव पुनीतम पवित्रम च वर्तते, यह वृक्ष बहुत पुनीत और पवित्र है। देवभूमि उत्तराखंडे तरुषु, देवभूमि उत्तराखंड के वृक्षों में, तरुषु मतलब वृक्षों में, वृक्षो अयम, यह वृक्ष अतीव महत्वपूर्ण, यह वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। देवभूमि उत्तराखंड के जितने भी वृक्ष हैं, उन वृक्षों में ये जो वृक्ष है, देवदार का जो वृक्ष है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देवालयेषु, देवालयेषु होता मंदिरों, पूजा स्थानेषु, पूजा के स्थलों में, देवालय मतलब मंदिरों और पूजा के स्थलों में देवदारोपर्णानि, देवदार के पत्ते, पर्णानि होता है पत्ते, शाखाश और शाखाएं, संस्थापयन्ते संस्थापित की जाती हैं। तो उत्तराखंड में मंदिरों और पूजा स्थलों में देवदार की पत्तियां और शाखाएं रखी जाती हैं। मंदिरों और पूजा स्थलों में देवदार की पत्तियां और उसकी शाखाएं स्थापित की जाती हैं। तरोरस्य आकृति, इस जो वृक्ष की आकृति है प्रायः शंक्वाकार भवति,
प्रायः शंकुआकार होती है, शंकु के आकार की होती है। न केवलम उत्तराखंडे अपि, न केवल उत्तराखंड में, च हिमाचल प्रांते, हिमाचल प्रांत में, कश्मीर प्रांते, कश्मीर प्रांत में, तिब्बत क्षेत्र में, नेपाल देशे और नेपाल देश में, नेपाल देशे चा और नेपाल देश में, देवदारो प्राप्यते, देवदार प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब है जो ये देवदार का वृक्ष है, ना केवल उत्तराखंड है, ये केवल उत्तराखंड में ही नहीं, हिमाचल, कश्मीर, तिब्बत, नेपाल में भी देवदार प्राप्त होता है। अब ये कितनी ऊंचाई पे प्राप्त होता है ये आप देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि पंचदश शतात, पंचदश शतात, पंचदश 1500, पंचदश शतात मतलब 1500, त्रिसहस्र मतलब 3000, मीटर परिमितम यावत, मीटर परिमितम, मीटर परिमाप, मीटर की ऊंचाई तक, ठीक है। उत्तुंग, उत्तुंग मतलब ऊंचाई तक, पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र में, अयम द्रुम यह वृक्ष उपजायते उत्पन्न होता है। कहने का मतलब है कि 1500 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में यह वृक्ष उगता है। स्निग्ध दारू, काष्ठ दारू वृक्ष अस्य अपरे नामनी, तो इस वृक्ष के कुछ दूसरे नाम भी बताए गए यहाँ पर। स्निग्ध दारू, काष्ठ दारू, वृक्ष अस्य, वृक्षस्य मतलब इस वृक्ष के अपरे नामनी दूसरे नाम है। दूसरे नाम क्या है? स्निग्ध दारू और काष्ठ दारू इस वृक्ष के अन्य नाम हैं। तो देवदार की लकड़ी के बारे में, इसकी लकड़ी बहुत लाभदायक होती है। देवदारो काष्टम, देवदार की लकड़ी बहुलाभदायकम भवती, बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। काय काय में लाभदायक होती है? तो गृह द्वाराणी, गृह के दरवाजे, घर के दरवाजे, दरवाजे बनते हैं देवदार की लकड़ी के, तो घर के दरवाजे। सैया, सैया मतलब चारपाई, पलंग। मंजूसा आदय, और मंजूसा आदि जो बक्से, संदूक वगैरह लकड़ी के बनाए जाते हैं, तो उसके निर्माण में अस्य काष्टेन अपि निर्मिते, इसकी लकड़ी से बनाए जाते हैं। अस्य तरो वैज्ञानिक नाम, इस तरु का, इस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है सैड्रस देवोडार इत्यस्ति, यह है। तो इस वृक्ष का जो वैज्ञानिक नाम है वो सैड्रस देवोडार है, या अंग्रेजी में भी लिखा गया है और हिंदी में भी उसको ट्रांसलेट करके लिखा गया है। तो औषधि निर्माण अपि, औषधि निर्माण मतलब दवाइयों के निर्माण में भी देवदारो तेलम प्रयुज्यते, देवदार वृक्ष का जो तेल होता है वो तेल औषधियों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। उत्तराखंड से, उत्तराखंड के पौड़ी, जागेश्वर, नैनीताल, टिहरी, उत्तरकाशी, ऊखीमठ इत्यादिषु क्षेत्रेषु, इत्यादि क्षेत्रों में वृक्षो अयम आधिक्यन प्राप्यते, या वृक्ष अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। तो कहाँ कहाँ बताया, कहाँ ज़्यादा होता है ये? तो उत्तराखंड के पौड़ी, जागेश्वर, नैनीताल, टिहरी, उत्तरकाशी, ऊखीमठ आदि क्षेत्रों में ये अधिक मात्रा में यह वृक्ष पाया जाता है। देवदार का वृक्ष अधिक मात्रा में पाया जाता है। अस्य वृक्षस्य, इस वृक्ष के संरक्षणम करणीयम, इस वृक्ष का संरक्षण करना चाहिए, मतलब इस वृक्ष को बचाना चाहिए। येन, क्योंकि अस्माकं राज्यस्य वन संपदा समृद्धा परिपुष्टा च स्यात्, ताकि हमारे राज्य की वन संपदा समृद्ध हो और पुष्ट हो, इसलिए हमें इस वृक्ष का संरक्षण करना चाहिए। हमारा जो अगला वृक्ष है वो है काफलम, काफल का वृक्ष। तो उत्तराखंड से उच्च पर्वतीय क्षेत्रेषु काफलम इति वृक्षा प्राचुर्येण उद्भवति, तो उत्तराखंड के उच्च मतलब ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में काफल नामक वृक्ष बहुतायत
पाया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। प्राचुर्यन मतलब बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अस्य द्रुमस्य, इस द्रुम, द्रुम होता है वृक्ष, इस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम, इस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है मिरिका एस्कुलेटा। इस वृक्ष का जो वैज्ञानिक नाम है वो मिरिका एस्कुलेटा है। और चैत्र मासाद आरभ्य, चैत्र मास से आरंभ से ज्येष्ठ मास पर्यंतक, ज्येष्ठ मास पर्यंतम मतलब चैत्र मास से लेकर के ज्येष्ठ मास तक फलानी, फलानी होता है फल, ये फल आप देख रहे हैं, ये फल है, वृक्ष है, ये फल यहाँ पर है, ये फल आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये फल इसके उद्भवंती, उत्पन्न होते हैं। तो कब होते हैं? चैत्र मास से लेकर के ज्येष्ठ मास तक इसके फल जो है वो प्राप्त होते हैं, वो उत्पन्न होते हैं। तो इसके जो फल हैं, अस्य फलानी अतीव स्वादुनी, इसके फल बहुत स्वादिष्ट होते हैं। मधुर अम्ल, मधुराम्ल, मधुर अम्ल, मधुराम्ल मतलब मधुर, और अम्ल, मधुर मतलब मीठे, अम्ल मतलब खट्टे, तो मीठे खट्टे स्वाद युक्तानि भवन्ति, स्वाद से युक्त होते हैं। तो इसके जो फल हैं बहुत स्वादिष्ट, मधुर अम्ल मतलब मीठे खट्टे स्वाद वाले होते हैं। एतेषां फलानां विक्रयणेन, इसके फलों की बिक्री करके जना वित्तोपार्जनमपि कुर्वन्ति, लोग वित्त, वित्त मतलब धन, उपार्जन मतलब कमाना, तो धन भी कमाते हैं। तो इसके फलों की बिक्री करके लोग आय भी कमाते हैं, धन भी कमाते हैं। उत्तराखंडे काफलम, उत्तराखंड के जो काफल हैं, उत्तराखंड में काफल, इति फलम आदृत्य, इस फल के को आधार बना करके लोक गीतानि विरचितानि संति। तो उत्तराखंड में काफल फल पर को आधार बनाकर, काफल फल पर आधारित लोकगीत रचे गए हैं। तो उत्तराखंडात अतिरिच्य, उत्तराखंड के अतिरिक्त द्रुमो अयम, यह द्रुम, यह वृक्ष अरुणाचल प्रदेशे, नेपाल देशे च अपि प्राप्यते। तो उत्तराखंड में तो ये वृक्ष पाया जाता है, ये तो हमें पता है, लेकिन उत्तराखंड के अतिरिक्त कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल देश में और नेपाल देश में। अरुणाचल प्रदेश हमारे जो भारत का एक राज्य है, वहाँ पर ये पाया जाता है काफल, और नेपाल में पाया जाता है। काफलम उत्तराखंड से संस्कृते आवश्यकम अंगम वर्तते। काफल जो है, काफल उत्तराखंड की संस्कृति का आवश्यक अंग है। अस्य वृक्षस्य, इस वृक्ष के रक्षाया तात्पर्यम, इस वृक्ष की रक्षा का तात्पर्य अस्ति है उत्तराखंड राज्य से संस्कृति, उत्तराखंड राज्य की संस्कृति, वन संपदाया चा, और वन संपदा का रक्षणम, रक्षा। तो इस वृक्ष की रक्षा करने का तात्पर्य यह है कि उत्तराखंड की संस्कृति और वन संपदा की रक्षा भी हो जाएगी। अतः अस्य महत्वपूर्ण वृक्षस्य, अतः इस महत्वपूर्ण वृक्ष की रक्षाया, रक्षा का पर्यतनम, पर्यत्न सर्व ही कर्तव्य, सबको करना चाहिए। इसलिए इस महत्वपूर्ण वृक्ष की रक्षा का प्रयास सबको करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे बांज के वृक्ष के बारे में। बांज का जो वृक्ष है वो कैसा है उसके बारे में पढ़ते हैं। ऐसा बांज वृक्षा अस्ति, यहाँ पर बांज वृक्ष की फोटो दिखाई गई है, आप पुस्तक में देख लीजिएगा। तो ऐसा बांज वृक्षा अस्ति, या बांज का वृक्ष है। भारत से बहुसु पर्वतीय राज्येषु, भारत के बहुत से पर्वतीय राज्यों में अयम वृक्षा उद्भवति, यह वृक्ष उगता है। उत्तराखंड से, उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदेषु, पर्वतीय जनपदों में वृक्षो अयम विद्यते, यह वृक्ष पाया जाता है।
अस्माकं प्रदेशे, हमारे प्रदेश से, वृक्षस्य अस्य विभिन्न प्रजातयः सन्ति, हमारे प्रदेश में इस वृक्ष की विभिन्न प्रजातियां हैं। अस्य वैज्ञानिकं नाम क्वेर्कस अस्ति, इसका वैज्ञानिक नाम क्वेर्कस है। उत्तराखंडे एषः वृक्षः, उत्तराखंड में यह वृक्ष द्विशताधिक 200 अधिक 1 सहस्र 1000 प्लस 200 यानी कि 1200, ठीक है, मीटर परिमितात, मीटर से 1200 मीटर से 500 अधिक 2 सहस्र 500 और 2000 मतलब 2500, 2000 और 500 कितना हुआ 2500, 1200 से 2500 मीटर, और ये ऊंचाई बताई गई है समुद्र तल से। तो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है 1200 से 2500 मीटर। परिमितम अनियतेषु क्षेत्रेषु उपजायते, तो ये कहां पर पाया जाता है 1200 से लेकर के कितनी 1200 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर, अनियतेषु एक शब्द है, मतलब ऊंचाई के क्षेत्रों में उपजायते मतलब उगता है। अयम घनीभूतः छाया प्रदाता च वृक्षा अस्ति, यह घना, घनीभूता मतलब घना, छाया प्रदाता मतलब छाया प्रदान करने वाला, वृक्षा अस्ति वृक्ष है, यह घना और छाया प्रदान करने वाला छायादार वृक्ष है। पशवा अस्य प्राणानि खादन्ति, पशु इसके प्राणी पत्ते खादन्ति मतलब खाते हैं। अस्य काष्टेन, इसकी लकड़ी से, कृषि उपकरणानि मतलब कृषि के उपकरण, गृहोपयोगी घर के उपयोगी, उपकरणानि उपकरण, च निर्मीयन्ते बनाए जाते हैं, निर्माण किए जाते हैं, मतलब इसकी लकड़ी से खेती के लिए औजार और घर में काम आने वाले सामान बनाए जाते हैं। यत्र बांज वृक्षा आधिक्यन जायन्ते, जहां पर बांज का वृक्ष अधिक मात्रा में पाया जाता है, तत्र वातावरणम शीतलम शुद्धम च भवति, वहां वातावरण शीतल और शुद्ध होता है। अस्य वृक्षस्य मूलानि, इस वृक्ष की मूलानि होता है जड़ें, वर्षा जलम वर्षा के जल को, भूमो प्रवेशयन्ति भूमि में प्रवेश कराती हैं, येन भूमे जिससे भूमि का जल स्तर वर्धते जल स्तर बढ़ता है। ऐसा कहा जाता है कि इस वृक्ष की जो जड़ें हैं वो वर्षा के जल को भूमि के अंदर पहुंचाती हैं और जिससे भूजल का स्तर बढ़ जाता है। प्रतिवर्षम प्रत्येक वर्ष अस्माकं प्रदेशे, हमारे प्रदेश में, ग्रीष्म काले गर्मी के मौसम में, वन अग्निना, वन की अग्नि जंगल में जो आग लग जाती है, जंगल की आग, वन संपदा को नष्ट भवति, नष्टा भवति, तो मतलब हर वर्ष हमारे प्रदेश में गर्मियों में जंगल की आग से वन संपदा नष्ट होती है। किंतु यत्र एते वृक्षा, किंतु जहां पर ये वृक्ष होते हैं, बांज के वृक्ष होते हैं, आधिक्यन जायन्ते अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं, तत्र अग्ने ज्वालनम, ज्वालनम मतलब आग का फैलना, न्यूनम भवति, वहां पर आग का जो फैलना है वो कम होता है। मतलब कहने का मतलब है कि हमारे प्रदेश में गर्मियों में जंगल की आग से वन संपदा नष्ट होती है, किंतु जहां भी बांज के वृक्ष हैं, अधिक मात्रा में जहां पर बांज के वृक्ष होंगे वहां आग कम फैलती है। अतः अस्माभि एतस्य वृक्षस्य संरक्षणाय वर्धनाय च सर्वदा प्रयत्न करणीयः, इसलिए हमें भी एतस्य वृक्ष से, इस वृक्ष की के संरक्षणाय संरक्षण के लिए, और वर्धनाय और बढ़ाने के लिए सर्वदा प्रयत्न करणीय हमेशा प्रयास करना चाहिए। इसलिए हमें इस वृक्ष के संरक्षण और संवर्धन के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए।
अधिकाधिकम वृक्षारोपणम करणीयम, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। येन, ताकि अस्माकं पर्यावरणम शुद्धम सुरक्षितम च तिष्ठेत, जिससे कि हमारा पर्यावरण शुद्ध और सुरक्षित रहे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें अधिक से अधिक वृक्षों को लगाना चाहिए ताकि हमारा जो पर्यावरण है वो शुद्ध रहे और सुरक्षित बना रहे। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने इस पाठ के हिंदी अनुवाद को समझा। अगले वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरों को समझेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो अगर मैं प्रश्न उत्तर भी इसी वीडियो में समझाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, डबल लंबा हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में आपको अभ्यास प्रश्न उत्तर आराम से समझाएं। मैं वीडियो को एक एक शब्द के साथ समझाता हूं, इसलिए मेरा वीडियो लंबा हो जाता है। तो आप धैर्यपूर्वक इस वीडियो को समझेंगे, अच्छे से सभी वीडियो को देखेंगे और समझेंगे तो निश्चित रूप से परीक्षा में 100% अंक प्राप्त करेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।